वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट के वीडियोस में हमने चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर कवर किया था, साइंस का क्लास 9 का। आज के क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपका बेस डिसाइड करेगा क्लास 9 के साइंस का, क्योंकि इसमें सारे बेसिक पॉइंट्स है जैसे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और जो केमिकल के लॉज होते हैं साइंस के, वो सारे लॉज इसमें दिए हुए हैं। ये लॉज अगर आपको समझ में आ जाते हैं कि क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या एटम्स कैसे ये सब में रिएक्ट करते हैं, ये अगर आपको समझ में आता है तो आगे के सारे चैप्टर्स इसी पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, एटम्स, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम अच्छे से डिटेल करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इसमें हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में ही बेसिकली ज़्यादा पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपके घर में रात को अगर कोई भी मिल्क रहता है, ये मिल्क है, मिल्क में अगर आप कर्ड ऐड करते हैं प्लस कर्ड, तो अगर आप सुबह को देखेंगे थोड़ी सी कर्ड ऐड करने के बाद सुबह आप देखते हैं तो वो पूरी तरीके से कर्ड में कन्वर्ट हो चुका होता है। वार्म, ये ल्यूक वार्म मिल्क रहता है। इसका मतलब ये दो सब्सटेंस होते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो दो सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये क्या है, रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं आपस में, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो एक अलग ही प्रोडक्ट होता है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज का मिक्सचर होता है, वो होता है केमिकल रिएक्शन। मतलब इसका कुछ पार्ट और ये सब्सटेंस का कुछ पार्ट दोनों आपस में केमिकली बॉन्ड करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि टी भी हम बनाते हैं घर में, तो टी में आप देखते हैं कि मिल्क प्लस टी ऐड करते हैं, शुगर, तो ये सब ऐड करने के बाद टी रेडी हो जाती है। तो सारे जो भी हमने सब्सटेंस ऐड किए रहते हैं वो सब अपनी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद वो अपने आप केमिकली एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो होता है केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन हमें पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है और ऐसे ही एग्जाम्पल्स आगे भी काम आएंगे। इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ भी चीज़ अगर हम कुछ करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी काम करने जाते हैं, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज या लॉज होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन उस पार्टिकुलर लॉ पे ही चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ए और बी को अगर रिएक्ट करवा रहे हैं, रिएक्टेंट्स है, तो जो प्रोडक्ट है वो ए और बी ही रहेगा। मतलब ये बताते हैं लॉज कि अगर आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तो आपका रिजल्ट यही ही आएगा। तो ये हमारे बताते हैं लॉज जो कि हमारे रिएक्शन को समझाते हैं कि ऐसा ही होता है और ऐसा क्यों होता है, ये लॉज बताते हैं। तो हमें दो लॉज अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट के वीडियोस में हम बाकी इसके जब एटम्स आएगा, एटम का लॉ एक बचेगा, वो कवर करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम इसके दो लॉज पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब मैं आपको पहले इस लॉ का मतलब क्या है, ये जो लॉ हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन का, इसका मतलब क्या है वो टोटल इसने बताया। पहली बात तो जो केमिकल जो लॉज थे वो किसने दिए थे, ये लेविशर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे। व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, जैसे कि मैंने बताया था ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स है, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट और एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। हमने लास्ट के वीडियोज में पढ़ा था कि एलिमेंट रहते हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टेबल रहते हैं, तब उनको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और लेकिन कंपाउंड अगर हम फॉर्म करते हैं वो दो और टू और मोर एलिमेंट से बनता है, उसको हम अलग कर सकते हैं। तो जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करें या दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। दे डू दिस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉस। अगर ये काम करते हैं तो ये सर्टेन लॉस पे बेस्ड रहते हैं, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो, और वो सारे लॉस क्या कहलाते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब इसके दो लॉज हमें पढ़ने हैं, दो लॉज हम देखते हैं। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्टेंट्स है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ए और बी, ये दोनों क्या है, ये एलिमेंट है या कोई रिएक्टेंट्स है। इसका पर्टिकुलर एक मास होता है। ठीक है, मास मान लो इसका 3 है और बी का 7 है। अगर ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ए बी होगा।
ठीक है। और अगर इसका प्लस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, AB 10 निकलेगा। इसका मतलब इसका जो भी मास था 3 वो 3 रहा ही, और इसका जो मास था 7 वो 7 ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये बताता है कि अगर दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस आपस में, दो रिएक्टेंट्स अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अपना कोई भी एनर्जी या कोई भी मास रिएक्ट करने के टाइम पे लूज नहीं करता, वो एज इट इज वैसा ही निकलता है बिना पूरा कंप्लीट मास के। एग्जांपल, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ 4.0 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अब देखेंगे 4.0 ग्राम ऑफ क्या है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन, फॉर्म क्या करेगा ये, इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है फॉर्मेशन 2.5 ग्राम ऑफ, ये फॉर्म करेगा हमारा 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अगर इसको आप प्लस करोगे तो ये 0, ये 1, 4, 3 एंड ये 4, 24 आया इसका रिजल्ट। ठीक है, तो 24 ग्राम आपका रिजल्ट आएगा। इसको भी अभी अगर आप प्लस करोगे तो इसका भी रिजल्ट सेम आएगा। मतलब इन लोग आपस में कोई भी मास, या इसका आंसर 14 आएगा, सॉरी 14 आएगा इसका, और इसका भी आएगा 14। ठीक है, 14 ग्राम। तो ये आपस में कोई भी मास लूज नहीं करते हैं अगर दो एलिमेंट्स या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप बाकी एग्जाम्पल देखेंगे उसमें भी आपको यही समझ में आएगा अगर आप और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ था केमिकल रिएक्शन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये बोलता है कि अगर दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी, जो मास रहता है वो लूज नहीं करते हैं, और जो प्रोडक्ट वो फॉर्म करते हैं वो भी इक्वल मास का रहता है। जैसे कि अगर इनका टोटल 10 था तो जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो भी 10 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन, फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर ये लिखा है H, ठीक है, इसका मतलब इट इज़ एन एटम। ठीक है, एटम है ये। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2H तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोल बोलते हैं। और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे H2O तो ये हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2H2O तो ये हमारा होता है 2 वाटर। ठीक है, ये 2 वाटर हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हम लोग इसको टर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि ये है हमारा वाटर। वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये H2O से फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये H2 है। अगर मान लो कि मैं हाइड्रोजन का अगर एग्जाम्पल दे दूँ कि ये 1 है हाइड्रोजन और ये 8 है। ठीक है, तो अभी इसका मॉलिक्यूल कितने, 2, तो 2 × 1 इज इक्वल टू कितना है, 2 निकलेगा। और इसका 1 है तो 1 इंटू, अगर मैंने इसका जो भी नंबर लिया है वो 8 लिया है तो 1 × 8 8 निकलेगा। मतलब इस टोटल क्या है, रेशो इसका 10 निकलेगा। मतलब इसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:4 का इसका रेशो रहेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ इनके प्रपोर्शंस रहते हैं, सारे इनके मास के मॉलिक्यूल्स के कुछ प्रपोर्शन रहते हैं। ये प्रपोर्शन एज इट इज सेम ही रहते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये लोग जाएंगे तो इनके केमिकल जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सेम प्रपोर्शन पे ही रहेंगे। ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड में भी देख लीजिए, ये कार्बन CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें 2 है। कार्बन का हम लोग नंबर ले लेंगे, एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं, 2 × 4 ये 4 रहेगा, और इसका ले लेते हैं 6, तो 6 × 2 रहेगा 12। तो ये टोटल हमारा फॉर्म करेगा क्या रेशो, 1:3। तो इनका प्रॉपर रेशो रहता है और वो रेशो सेम ही रहता है चाहे कुछ भी हो, अगर वो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये थे हमारे 2 लॉ ऑफ केमिकल जो 2 लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो बोलता है कि मास चेंज नहीं होता, और दूसरा था कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब रिएक्ट करने के पहले उसके कुछ नंबर्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अगर वो रिएक्ट कर लेते हैं तो उनके जो भी रेशो रहेगा, वो चाहे वो हाइड्रोजन हो या चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी उसका रेशो रहेगा वो सब रिएक्ट करने के बाद भी सेम रहेगा।
तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट केमिकल रिएक्शन। तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं। आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, जैसे कि क्या व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ एटम, और बाकी जो भी लॉज बचे हैं वो कवर करेंगे। आप इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।